हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। और हमारा सीक्वेंस चल रहा था थ्योरम्स का बीएससी सेकंड ईयर के अंदर, जिसमें मैंने आपको 4 थ्योरम्स करवा चुकी हूँ। बॉरेल, मॉस टेस्ट, ठीक है, बाउंडेडनेस हो गई, और एक हमारी थ्योरम थी इसके अंदर बोल्ज़नो थ्योरम। ठीक है, इन 4 थ्योरम के बाद हम इसकी 5वीं थ्योरम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। ये भी बहुत अच्छी थ्योरम है, ठीक है। और वही काम है, मैंने आपको वही बताया कि सारी थ्योरम्स के अंदर हम कंटिन्यूस फंक्शन को लेके चल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन है वो किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इन चारों थ्योरम से अगर हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है तो इस थ्योरम में भी वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं अपन। स्टेटमेंट कहता है इसका कि इफ अ फंक्शन एफ, यानी कोई भी आपको फंक्शन लेना है, एफ इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। भाई सारे थ्योरम्स में यही यूज कर रहे हैं कि कोई फंक्शन एफ है वो किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। वो बोल रहा है इफ फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड, अब यहाँ पे एक चीज अलग है, वो बोल रहे हैं कि एंड एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। वो बोल रहे हैं कि इसके जो ये पॉइंट्स हैं ए एंड बी क्लोज इंटरवल में है, तो ये भी इसके अंदर पार्ट लेंगे, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो उस फंक्शन की वैल्यू है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि दोनों की दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल ना आए। एफ इज नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। देन एफ assumes every value between fa and fb at least once in close interval ab। कहने का मतलब क्या है कि अगर f इज नॉट इक्वल टू एफ बी हो, तब उस कंडीशन के अंदर जो आपका फंक्शन f है, ठीक है, वो एफ ए और एफ बी के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती हैं, कोई अब देखो ए और बी के बीच में काफी सारे पॉइंट हो सकते हैं। वो बोल रहा है उन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर अपने फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहे, यानी एफ ए और एफ बी के बीच में भी काफी सारे फंक्शन होंगे, तो वो बोल रहे हैं कि जो एफ है वो एफ ए और एफ बी के बीच में जितने भी फंक्शन आ रहे हैं, जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, उनको एक ना एक बार तो ग्रहण करता ही करता है, ठीक है। यानी प्रत्येक पॉइंट पे वो पहुंचता ही पहुंचता है। तो वो हमें प्रूफ करना है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स है वो हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में जितने भी पॉइंट है उन सारे के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। और वही बोल रही है कि एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार, इन क्लोज इंटरवल ए बी। यानी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर कम से कम एक बार तो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी ही, यानी एफ जो है वो एक ना एक बार उस पॉइंट के ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये इसका है स्टेटमेंट। अब इसका करते हैं हम प्रूफ। प्रूफ के लिए सबसे हमें वही देखना होता है कि गिवन क्या है। हमें गिवन है कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, यानी एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी है। अब हमें पता है कि एफ ए और एफ बी अगर बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, या तो एफ ए एफ बी से बड़ा है या एफ ए एफ बी से छोटा है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, या तो एफ ए एफ बी से बड़ा है, ठीक है, या एफ ए है वो एफ बी से छोटा है। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो एफ एफ बी से बड़ा है या एफ एफ बी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब हमें वो बोल रहे हैं कि अगर ये वाली कंडीशन हमें गिवन थी, हमने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल लिया। अब वो बोल रहे हैं कि और जो एफ है वो एफ और एफ बी के बीच में हर एक पॉइंट को एक ना एक बार ग्रहण करता है। तो हम हर एक ना लेकर के एफ और एफ बी के बीच में कोई एक पॉइंट मान ले, कोई भी पॉइंट एक लेट कर लो, फिर हम ये प्रूव करवाएंगे कि जो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या लेना, कोई पॉइंट लेना, तो लेते हैं लेट के बी एनी पॉइंट इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमने क्या ले लिया, कोई एक पॉइंट के ले लिया जो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर आ रहा है, ठीक है। और या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो
क्योंकि स्टेटमेंट के हिसाब से लिखेंगे ना कि वो बोल रहे हैं कि एफ ए और एफ बी के बीच में कोई एक पॉइंट होना चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकलती है। तो हम ये लेते हैं कि लेट के बी एनी पॉइंट बिटवीन एफ एंड एफ बी। हमने क्या ले लिया कि कोई पॉइंट ले लिया जो एफ ए और एफ बी के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहे थे अगर एफ ए और एफ बी के बीच में आ रहा है, ये स्टेटमेंट यूज करा मैंने कि एवरी वैल्यू बिटवीन एफ एंड एफ बी एटलीस्ट वंस इन ए बी। तो एफ ए और एफ बी के बीच के जितने भी वैल्यूज हैं उस वो वैल्यू जो है वो किसी फंक्शन के इक्वल आती है। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू के ली है ये लास्ट में एंड में किसी फंक्शन के इक्वल आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो हम इस के को क्या करेंगे, उस फंक्शन के इक्वल लाने के लिए काम करते हैं। यहीं से हमने लेट कर लिया कि एफ और एफ पी के बीच में कोई वैल्यू है, तो इसको लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिखेंगे कि जो के जो है एफ और एफ बी के बीच में लाई कर रहा है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको और ओपन करके लिखना चाहो तो लिखेंगे एफ ए इज ग्रेटर देन के और एफ बी इज लेस देन के, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ से अपने लिखना चाहें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एफ ए माइनस के ग्रेटर देन 0, इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसको लिखना चाहूँ तो वह लिख सकती हूँ एफ बी माइनस के इज लेस देन 0, इसको तो इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो वहाँ से जो हमने लेट करा था उससे हमारे पास कंक्लूजन निकला है ये, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, आपको कोई एक फंक्शन, अब वो बोल रहे हैं अपने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, उस पॉइंट को किसी फंक्शन के इक्वल में प्रूफ करना है, ठीक है। अब वो फंक्शन भी तो लेट करना पड़ेगा कि जिस फंक्शन के इक्वल में प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लेट करते हैं, लेट ए फंक्शन, ये पॉइंट एफ एक्स में था तो फंक्शन फाइव एक्स में ले लो, ठीक है। फाइव एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस के, ये आपको लेट करना है, फाइव एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस के, ठीक है। और ये ऐसा फंक्शन होना चाहिए क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था कि कोई फंक्शन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है। तो जितने भी आप फंक्शन अगर लेट भी कर रहे हो तो वो भी क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। तो वही ले रहे हैं लेट ए फंक्शन एफ फाइव एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस के and it is continuous in closed interval a b, यानी वो बोल रहे हैं कि इस क्लोज इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर ये कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब ए और बी इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये इसमें अगर इस इनके सारे के सारे पॉइंट्स पर अगर ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब इसके सारे के सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ए और बी इसको सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव ए, एक्स की जगह ए पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस के, ठीक है। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एफ ए माइनस के की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ग्रेटर देन 0 थी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, एफ ए माइनस के ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यहाँ से लिख लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास एफ ए माइनस के ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब जो फाइव ए है आपका वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अब ए पुट कर दिया, अब हमें करना है दूसरा पॉइंट जो हमारा बी है, तो बी पे भी चेक करते हैं क्योंकि बी पे भी कॉन्टिन्यूस है। तो बी पे भी हम क्या कर देंगे, इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली फाइव बी इक्वल्स टू एफ बी माइनस के, और बाई इक्वेशन सेकेंड एफ बी माइनस के क्या है, लेस देन 0 है, तो ये आ जाएगा लेस देन 0 बाई इक्वेशन सेकेंड, यानी ये आ गया एफ बी माइनस के। अगर एफ बी माइनस के लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली एफ बी फाइव बी है वो भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये होगी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई कि जो फंक्शन हमने लेट किया था वो किसी बिंदु ए के ऊपर यानी फाइव ए के ऊपर वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और उसी पॉइंट दूसरे पॉइंट बी के ऊपर फाइव बी क्या है, लेस देन 0 है। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, फाइव ए और फाइव बी का दोनों का मल्टीप्लाई करूं, और ये क्या है 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, ये 0 छोटा मतलब नेगेटिव है, तो फाइव बी और फाइव ए का मल्टीप्लाई करूंगी तो नेगेटिव भी मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा मतलब दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, लेस देन 0 ही मिलेगा। तो वही लिख रहे हैं हम बाय इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 से मैंने 5 और 5b का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करा तो मेरे को लेस देन
जीरो ही मिलेगा, क्योंकि फाइव भी मेरा जीरो से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव का पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव है ना, जो कि लेस देन जीरो होगा। तो दोनों इक्वेशन से हमारे पास कंक्लूजन निकला कि फाइव है, फाइव भी क्या है, लेस देन जीरो है। ठीक है, अब यहाँ से देखने से आपको एक थ्योरम सूझी होगी जो अपने लास्ट थ्योरम करिए बोल्स-ज़ानोथन, वो क्या कह रही थी कि अगर कोई फंक्शन एफ है वो किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर अगर कॉन्टिन्यूस है तो वहाँ से कोई दो फंक्शन ऐसे होने चाहिए फाई और एफ बी, सॉरी फाई एफ ए और एफ बी, उन दोनों का मल्टीप्लाई अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन जीरो है तब कोई भी पॉइंट जैसे सी था उसमें कोई पॉइंट सी था वो ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करना चाहिए, ताकि उस सी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। वही था, स्टेटमेंट लिख देती हूँ मैं, फाइव लेस देन जीरो देन बाय बोल्स-ज़ानोथ थ्योरम। ठीक है, बोल्स-ज़ानोथ थ्योरम, इफ फाइव भी, वहाँ एफ भी था तो यहाँ फाइव भी में लेके चल रहे तो ये लिखेंगे कि अगर फाइव भी लेस देन जीरो है, ठीक है, इफ फाइव भी इज लेस देन जीरो देन देयर एक्सिस्ट एनी पॉइंट सी इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, सच दैट क्या आता है वहां पे कि सच दैट वहां पे होता था कि अगर एफ बी लेस देन जीरो तो अपने लिखते थे कि सी बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ सी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर फाइव भी ले रहे हैं तो आपके पास फाइव सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। ये तो है हमारे पास स्टेटमेंट बोल्स-ज़ानोथ, इसके भी हाफ में हमने इसका स्टेटमेंट यूज कर लिया, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। अब हमें गिवन क्या है कि एफ सी क्या होना चाहिए, एफ सी इक्वल टू जीरो होता है। अगर एफ सी इक्वल टू जीरो होता है तो हमने क्या बोला है, फाइव एक्स लिया है एफ एक्स माइनस के, तो फाइव सी क्या हो जाएगा, फाइव सी हो जाएगा एफ सी माइनस के, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, फाइव सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ सी माइनस के इक्वल टू जीरो। यहाँ से वैल्यू निकालोगे फंक्शन की तो क्या निकलेगी, एफ सी इक्वल्स टू के। और मैं यही प्रूव करना चाह रही थी, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था यहाँ पर कि हमको एक पॉइंट अगर के लेट कर रहे हैं, सबसे पहले हमने कोई पॉइंट के लेट करा था एफ और एफ बी के बीच में, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट आप के लेट कर रहे हो, ये जो पॉइंट है ये उस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर किसी ना किसी बिंदु पर अपने फंक्शन को एज्यूम करेगा, यानी इसकी वैल्यू किसी ना किसी फंक्शन के बराबर होगी, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को फंक्शन भी लेट करना पड़ा तो मैंने फंक्शन लेट करा था, तो वो बोल रहे हैं कि जो आप फंक्शन लेट कर रहे हो उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो जो पॉइंट आपने लेट करा है कि उसके इक्वल आनी चाहिए, यानी उस वो पॉइंट जो है उस फंक्शन को एक बार एज्यूम करना चाहिए। तो बिल्कुल ये जो फंक्शन, ये पॉइंट के था उसमें एक बार किसी बिंदु सी पर फंक्शन की वैल्यू को एज्यूम कर लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो थ्योरम हमारी प्रूफ होती है। तो इसको अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि उस इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट सी ऐसा विद्यमान है कि उस पॉइंट सी के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है इस पॉइंट को एक ना एक बार ग्रहण करती है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि अर्थात देयर एक्सिस्ट एनी पॉइंट सी, यानी वहां पे कोई पॉइंट सी इस तरीके का विद्यमान है कि वो ऊपर इंटरवल ए बी से तो बिलोंग कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे ना तो ए है ना ही बी है, क्योंकि ए और बी पे तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब सी जो है अब ए और बी से पार्ट मिलेगा, इसका मतलब इसके बीच में कोई एक पॉइंट है। तो वो बोल रहा है कि इफ देयर एक्सिस्ट एनी पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, ऐसा पॉइंट विद्यमान है जिसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई। तो वो बोल रहा है देयर एक्सिस्ट एनी पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी for the value of the function is equal to k। मतलब वो बोल रहे हैं कि कोई ऐसा बिंदु C वहां पे विद्यमान है कि उस बिंदु C पर जो फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन की जो वैल्यू है वो बिंदु किसी पॉइंट k के बराबर आ गई, जो पॉइंट हमने k लेट करा था। इसका मतलब क्या, अगर बराबर आ गए तो ये हमारे पास चाहिए था कि जो f है अपने इंटरवल उस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर अपने प्रत्येक बिंदु को एक ना एक बार एज्यूम करता है। तो वही लिख देंगे हैंस
hence continuous function f assumes every point at least once in closed interval a b। मतलब बोला कि क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक ना एक बार वो एफ जो फंक्शन की वैल्यू आती है, यानी एफ जो है उसके प्रत्येक बिंदु पर को एक ना एक बार एज्यूम करता ही करता है। तो ये थी आपकी इंटरमीडिएट थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट हमारे पास था कि कोई फंक्शन, इसको अंतर्वर्ती मानपर में भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलती है कि कोई फंक्शन एफ अगर किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कॉन्टिन्यूस है और उस दोनों बिंदुओं पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल है, यानी दोनों के दोनों बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर वो बोल रहा है कि एफ जो है वो एफ और एफ बी के बीच में प्रत्येक बिंदु को एक ना एक पर ग्रहण करता है, यानी उनके जितने बिंदु उनके बीच में उन पर फंक्शन की वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमने क्या करा, बिंदु लेना पड़ा। सबसे पहले हमें गिवन था कि एफ इज नॉट इक्वल टू एफ बी। इसका मतलब क्या है? या तो एफ एफ बी से बड़ा है या एफ एफ बी से छोटा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर हमें उसने बोला था कि एफ और एफ बी के बीच में प्रत्येक बिंदु को एफ ग्रहण करता, तो हमने उन एफ और एफ बी के बीच में कोई एक पॉइंट के लेट कर लिया, ठीक है। अब इस के को किसी एक फंक्शन की इक्वल प्रूफ करना था कि इस के बिंदु पर कोई फंक्शन की वैल्यू हमें मिलती है, तो हमें वो फंक्शन भी लेट करना पड़ा कि कौन सा फंक्शन इसके इक्वल आ सकता है। तो अब हमने कि उन दोनों के बीच में लेट करा है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन निकल के इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बनी। फिर हमें कोई फंक्शन लेट करना था, तो हमें ये फंक्शन लेट करा हुआ है ये, ठीक है। ये फंक्शन लेट करा। अब वो बोल रहे हैं कि ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, अगर उसमें कॉन्टिन्यूस है तो ए और बिंदु पर को ये बिंदु जो है इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने ए और बी पॉइंट इसमें पुट कर दिए, इक्वेशन 3 और 4 बनी। इनका मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिला, वो मिला हमें कि फाइव ए डॉट फाइव बी लेस देन 0, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। और ये रिजल्ट हमें बोल्स-ज़ेनो थ्योरम से रिलेट कर रहा है, ठीक है। बोल्स-ज़ेनो थ्योरम से रिलेट कर रहा है। बोल्स-ज़ेनो थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करा हमने। स्टेटमेंट क्या करा था कि फाइव इक्वल टू 0 होता है कि ऐसा बिंदु सी विद्यमान हो कि उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो, तो वो यूज करके हमने उस फंक्शन की वैल्यू निकाली एफ सी इक्वल टू के आ गई, जो हमें प्रूफ करना था कि जो कोई भी पॉइंट आपने लेट करा है दो बिंदुओं एफ और एफ बी के बीच में, वो पॉइंट है एक ना एक बार उस फंक्शन को ग्रहण करता है। तो सी बिंदु पर वो फंक्शन को ग्रहण कर गया और वही हमें प्रूफ करना था। तो ये आपकी इंटरमीडिएट थ्योरम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे एक डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन आपकी वैसे तो आपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है 70 की, जो हमने आपको कोची कंटिन्यूस फंक्शन करवाया था। कोची कंटिन्यूस फंक्शन क्या कह रहा था हमारा कि एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन जब एक्स माइनस ए, यानी मोड में एक्स माइनस ए लेस देन डेल होना चाहिए, यानी एफ एक्स माइनस एफ ए था, यानी बिंदु तो एक ही था और दूसरा पॉइंट कॉन्स्टेंट होता था उसके अंदर किसी बिंदु ए पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक डेफिनेशन है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को या फिर बोल सकते हैं एक समान सततता, ठीक है। वैसे तो इस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन थोड़ी बहुत कोची कंटिन्यूस से रिलेटेड है। वहाँ पे मैंने बोला कि एक पॉइंट एक्स बिंदु होता था, वो बोल रहा था कि अगर एक्स बराबर ए पर कोची कंटिन्यूटी क्या होगी, तो वहाँ पे हम बोलते थे कि ऐसे दो पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन डेल एग्जिस्ट करने चाहिए जिनके लिए एफ एक्स माइनस एफ ए तो लेस देन एप्सिलॉन हो, और कब हो, जब मोड में एक्स माइनस ए लेस देन डेल हो जाए। तो थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A function f is defined on an interval। वो बोले कोई भी फंक्शन f है, ठीक है, वो किसी भी इंटरवल के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। कोई भी इंटरवल हो सकता है, मैंने आपको इंटरवल के लिए बोरेल की थ्योरम करवा रखी है, ठीक है। वो भी क्लोज इंटरवल ए भी हो सकता है। तो वो बोल रहे हैं कोई भी फंक्शन एफ है वो क्लोज किसी भी इंटरवल आई कोई भी इंटरवल हो सकता है, वो उसके अंदर अगर डिफाइन है देन
f is said to be uniform continuous function। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन f है वो इंटरवल i के अंदर डिफाइंड है, तब किस वो जो f है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाएगा कब? इफ देयर एग्जिस्ट एनी आर्बिट्रेरी, कोई भी ऐसा पॉइंट होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एनी आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, और ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो बोल रहा है कि ग्रेटर देन 0 ही होगा, वो बोल रहा है स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर मतलब चाहे छोटा ही हो पर वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इफ देयर एग्जिस्ट एनी आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर फोर देन ग्रेटर देन 0, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो फॉर एनी पॉजिटिव नंबर डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, यानी हमें कॉन्क्लूजन निकलता है कि उस फंक्शन की वैल्यू f(x1 - f(x2) लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है, व्हेन मोड में x1 - x2 क्या हो? लेस देन डेल हो। तो ये है आपकी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन कि वो अगर कोई भी फंक्शन f वो किसी इंटरवल i के अंदर डिफाइन हो रहा है तो f जो हमारा वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाएगा कब? जब कोई ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपके पास विद्यमान हो जिसके लिए डेल ग्रेटर देन 0 हो, और सच दैट f(x1 - यानी दो पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन और डेल इस तरीके से विद्यमान होने चाहिए कि f(x1 - f(x2) इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब x1 - x2 क्या हो? लेस देन डेल हो। और यहाँ पर जो x1 और x2 है वो क्या है? where x1 and x2 are any 2 points of interval, यानी उसी इंटरवल के कोई दो बिंदु हैं इसके अंदर। वो बोल रहे हैं कि जो आपने इंटरवल डिफाइन करा ना कि किस इंटरवल के ऊपर वो फंक्शन f डिफाइन है, तो वो बोल रहा है उसी इंटरवल के आपको कोई दो पॉइंट लेने हैं, उन बिंदुओं पर उन दोनों फंक्शन की वैल्यू का माइनस करके आप वो मोड लेते हो, वो अगर लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है, कब हो? जब x1 - x2 यानी उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो? लेस देन, यहाँ पे दूरी बोल देते हैं यहाँ पे कि दो फंक्शन है, दो बिंदुओं के ऊपर जो फंक्शन की दूरियां हैं, ठीक है, दोनों फंक्शन की दूरियां हैं वो अगर लेस देन एप्सिलॉन हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियां क्या होनी चाहिए? लेस देन डेल होनी चाहिए। तो उसी कंडीशन के अंदर ही ये लेस देन एप्सिलॉन आ सकता है। तो इस तरीके की कंटिन्यूटी को क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे x और x2 किसी सेम इंटरवल में आए लिया तो उसी इंटरवल में कोई दो बिंदु होने चाहिए। तो ये आपकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसका कंटिन्यूटी से क्या रिलेशन है वो थोड़ा देख लो। रिलेशन क्या कहता है इसका कि अगर ये याद रखना कि हर एक जितने भी कोई भी फंक्शन है अगर वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है ना तो सीधा सा है कि वो हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी होगा ही होगा। ठीक है, कि हर एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, पर जरूरी नहीं है कि हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो। ठीक है, अपोजिट उसका मे नॉट बी ट्रू, यानी जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो। ठीक है, तो वही लिख रही हूँ मैं कि इसके रिमार्क में लिख लो आप every uniform continuous function is always a continuous function, but converse may not be true। मतलब इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो कि हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो, जरूरी नहीं है। बट जितने भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, ये जरूरी है कि जितने भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। बट जरूरी नहीं है कि हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो, यानी
कोई भी अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो किसी इंटरवल के अंदर डिफाइन हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो वो लेस देन एप्सिलॉन हो, ठीक है, और उसके लिए दोनों फंक्शन की दूरी जो है वो लेस देन डेल हो तो उनके फंक्शन की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वही है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स सब कुछ सत्य हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन और आपकी थ्योरम। अब नेक्स्ट करेंगे हम, अब ये हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन का जितना भी कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चंस थे, थ्योरम्स थी, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। कि थ्योरम्स मैंने आपको 6 बताई थी जिसमें से 5 हो चुकी है, और जो छठी थ्योरम है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो डिफरेंशिएबिलिटी करने जा रहे हैं उसमें करवाऊंगी। उसमें एक ही थ्योरम है तो टोटल कंबाइंड रूप में यूनिट वाइज देखा जाए तो यूनिट के अंदर 6 की 6 थ्योरम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको करवा चुकी हूँ 5, जिसमें से एक रह चुकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कॉन्टिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, डेफिनेशन थी, थ्योरम्स थे, क्वेश्चन थे, वो सब मैं करवा चुकी हूँ एप्सिलॉन डेल की डेफिनेशन से यूज करके। कोची कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अंदर जो अपने एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन यूज करके एग्जांपल्स करते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो ये हमारी कॉन्टिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता के बारे में। जैसे जैसे हम इसमें पढ़ के गए कॉन्टिन्यूटी के बारे में, सेम वही काम अपने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ेंगे, और उसके अंदर थ्योरम आपको एक ही मिलेगी जो आपकी इस सीक्वेंस की छठी थ्योरम है। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।